इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें क्या हैं। तो सबसे पहली खबर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सीरियस है। अपने विरोधियों को कोई छूट नहीं देना चाहते हैं और जहां कोई चूक नजर आती है तो जमकर क्लास भी लगा देते हैं। लखनऊ में आज भी एक कार्यक्रम में एंग्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। योगी ने किसको डांटा और किस लिए डांटा, पूरी डिटेल खबर में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दलित ब्राह्मण कार्ड के बाद मायावती के ओबीसी कार्ड की आज बहुत ज्यादा चर्चा है। मायावती ने आज पिछड़ी जातियों की गिनती की मांग उठाई, जिसके बाद से पिछड़ी जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल मच गई है। ओबीसी गिनती से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पूरी खबर को समझेंगे। लेकिन जल्दी से जरा तीसरी बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो कि पंजाब से है। आज सिद्धू फिर से दलित के द्वार पहुंचे। प्रधान बनने के बाद बार बार दलित वोटर से मिल रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि दलित प्रेम के पीछे सिर्फ वोट बैंक नहीं, कैप्टन को भी मैसेज है। अब वो मैसेज क्या है, इसकी डिटेल खबर मैं आपको बताऊंगा आपसे कुछ देर बाद। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। आज लखनऊ से 2 बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले चुनाव में सिर्फ जमीन से ही नहीं, सोशल मीडिया की जमीन पर भी विरोधियों को परास्त करना है। लखनऊ में बीजेपी की उत्तर प्रदेश आईटी और सोशल मीडिया विभाग कार्यशाला में सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं के रिस्पांस को लेकर बहुत ज्यादा नाराज दिखे योगी आदित्यनाथ। कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर एकदम अटैकिंग रोल में आने को उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि तमाशबीन बनने की जरूरत नहीं है, हम जवाब देने के लिए मुहूर्त देखते हैं, विरोधी ऐसा नहीं करते। योगी ने बताया कि कैसे विरोधी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और हम नहीं हैं। योगी का सोशल मीडिया फॉर्मूला खुद उन्हीं की जबानी सुनिए। हमारी ओर से ट्वीट को रिट्वीट करने या किसी भी उसकी अपनी बात को रखने में देरी होती है। हम लोग मुहूर्त देखते हैं, विरोधी मुहूर्त नहीं देखता। जिन राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई भी अपना संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई भी उनकी उपस्थिति नहीं, न संगठनात्मक स्तर पर न शासन स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता देखते हुए बनती है। ओपिनियन मेकर के रूप में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी देखने को मिलती है। ये लोग वहां पर अपनी बात को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। कारण है कि बड़ा तबका इन सब दृष्टियों से अपने आप को तटस्थ बना करके, मौन बन करके तमाशबीन बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मान करके चलते हैं, इससे क्या होने वाला, ये तो झूठा ही है। लेकिन हम अपनी तरफ से उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। और ये जो हमारी जो कमी है, इस कमी का ही फायदा वो लोग उठाते हैं। तो एंग्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा संजीदा है। जमाना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया की वो ताकत अच्छी तरह से समझते हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही सोशल मीडिया पर योगी और मोदी सरकार के काम का अच्छी तरह से जिक्र हो और अपने तर्कों से विरोधियों को खामोश करने की शैली पर काम करें। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी। योगी आज फुल एक्शन मोड में थे तो उनकी पुलिस भी जबरदस्त एक्टिव नजर आई। यूपी पुलिस ने आज 2 बड़ी साजिशों को एक्सपोज किया। पहला, उत्तर प्रदेश एटीएस ने म्यांमार के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल को हैदराबाद, तेलंगाना से गिरफ्तार किया, जिस पर बड़े पैमाने पर मानव तस्करी कर म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों को भारत में बेचता था। दूसरा, लखनऊ के हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ा देने की धमकी के मामले में लखनऊ के अलीगंज थाने की पुलिस ने शफीक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से ही पूछताछ कर रही है। यूपी चुनाव के चंद महीने पहले इन गिरफ्तारियों से कई सवाल भी उठ रहे हैं।
हैदराबाद से पकड़े गए मानव तस्करी का सरगना नूरुल इस्लाम पर म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से लाकर बेचने का आरोप है। इसके बाद से मोबाइल और यूएनएचसी कार्ड समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। नूरुल इस्लाम को अपने 2 साथियों समेत 27 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरोह से जुड़े अब तक कुल 5 व्यक्तियों को यूपी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी नूरुल को कोर्ट हैदराबाद से ट्रांजिट रिमांड लेकर लखनऊ ला रही है, जहां इससे पूछताछ करके इसका जो असली मकसद है उसका पता लगाया जाएगा। इधर रोहिंग्या पकड़ा गया तो दिल्ली से लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर और साथ साथ आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को शफीक, जिसका नाम है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। शफीक मूल रूप से दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है। पुलिस ने शफीक को सीतापुर रोड से गिरफ्तार किया। इसी ने अलीगंज पोस्ट ऑफिस से यह रजिस्टर्ड पत्र जिसमें धमकी भरी हुई थी उस पत्र को भेजा। पुलिस अब इसके मोबाइल और इसके लिंक्स की बाकायदा जांच कर रही है। विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। एक तो रोहिंग्या साजिश विशाल, और दूसरी तरफ हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने का खत आया था, यानी चुनाव से पहले यह साजिश रचने का काम किया जा रहा है। पुलिस किस एंगल से तलाशी जांच कर रही है इस पूरे मामले की? देखिए पंकज, चूंकि ये क्राइम होता है तो किसी भी मामले का इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू करती है और उसके अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो क्राइम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और आने वाले चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही जो गिरफ्तारियां हैं वो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के साथ सीधी तरीके से जुड़ी होती हैं, जिसका चुनाव के साथ भी सीधा संबंध होता है। कारण ये है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में ये पता लगा है कि म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्या को लाकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बसाने की कोशिश की जा रही है, बसाया भी जा रहा है। और अब तक ही इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा है कि लगभग पिछले 2 से 3 सालों में 2000 के करीब उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रोहिंग्या को लाकर के बांग्लादेश से बसाया गया है। तो अपने आप में समझा सकता है कि इंडियन डेमोग्राफी को चुनाव से ठीक पहले डिस्टर्ब किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की ओबीसी पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी अब पीछे नहीं रहना चाहती। बीजेपी एसपी की फ्रंट फुट वाले गेम प्लान को देखते हुए अब जो है वो आज मायावती ने भी ओबीसी कार्ड प्ले कर दिया है। मायावती ने ओबीसी जाति गणना की मांग की है। अपने ट्वीट के जरिए मायावती ने कहा है कि ओबीसी समाज की जाति जनगणना बीएसपी लगातार करती आ रही है। अब अगर इस मामले में केंद्र सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बीएसपी इसका संसद के अंदर और बाहर भी समर्थन जरूर करेगी। अब मायावती ओबीसी जाति जनगणना को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? दरअसल फिक्र ओबीसी जाति जनगणना की नहीं है, फिक्र ओबीसी वोटर्स की है। जिस तरह से बीजेपी में इसमें कहीं आगे चल रही है बीजेपी और अखिलेश ओबीसी के एक वर्ग पर अपना दावा जताते हैं, दोनों की रेस में कहीं पिछड़ न जाए, इसलिए उन्होंने ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। जाति जनगणना ओबीसी पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक भी रहा है। अब बात सिर्फ मायावती की नहीं, ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाले सभी नेता ओबीसी जाति जनगणना के पक्ष में हैं। ओबीसी जाति जनगणना पर नीतीश तेजस्वी के एक सुर है, क्योंकि दोनों की पॉलिटिक्स ओबीसी जाति जनगणना पर आधारित है। मायावती खुद को पुराना जाति जनगणना का पक्षधर बताती है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी ओबीसी जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी है। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तो इस शर्त की गारंटी पर एनडीए में आने के लिए तैयार हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जाति आधारित जनगणना कराने की पैरवी कर रहे हैं। बीजेपी के पंकजा मुंडे भी यह मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन मोदी सरकार जाति जनगणना के मुद्दे पर पीछे हट गई है। पिछले हफ्ते जब गृह राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि भारत सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातिवार आबादी की जनगणना जो है वो नहीं कराएगी। दरअसल केंद्र में जो भी सरकारें रही ओबीसी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं रही हैं, लेकिन इसकी अलग अलग वजह है। ये सब समझने के लिए ओबीसी जाति जनगणना क्या है जरा वो जान लेते हैं। दरअसल जाति जनगणना के आधार पर ही सियासी पार्टियों को अपना समीकरण और चुनावी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलेगी। सभी पार्टियों की दिलचस्पी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सटीक आबादी जानने को लेकर है। अभी तक सियासी पार्टियां लोकसभा और विधानसभा सीटों पर केवल अनुमानों के आधार पर ही स्ट्रेटेजी बनाती रही हैं। जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार विधानमंडल और फिर बाद में बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। आखिरी बार जाति जनगणना
1931 में कराई गई थी। 1951 से 2011 तक केवल SC ST के आंकड़े, 2011 की जो जनगणना है उसमें जातिगत आंकड़े निकाले गए लेकिन प्रकाशित नहीं किए गए। पिछड़ी जाति की पॉलिटिक्स करने वाले इन सब नेताओं की मानना है कि आंकड़े सही आएंगे तभी ओबीसी को असली न्याय मिलेगा। अब जब ऐसा है तो केंद्र की मोदी सरकार और पिछली कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी की जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? दरअसल इसकी बहुत बड़ी सियासी वजह भी है। जातीय जनगणना से देश का सामाजिक तानाबाना बिगड़ सकता है। अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय राजनीतिक और सामाजिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संघर्ष की आशंका बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आरक्षण की सीमा 50% तय है। ऐसे में कोई भी सरकार कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाए बगैर अन्य जातियों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया तो इसका असर अनुसूचित जाति और जनजाति पर पड़ेगा। जातीय बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मूल सिद्धांत पर भी असर पड़ेगा। आरएसएस भी जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करता है। ओबीसी की लिस्ट केंद्र की अलग है और कुछ राज्यों में अलग लिस्ट है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है। केंद्र की सरकारों को एक डर इसका भी है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि यूपी चुनाव से पहले ओबीसी जातीय जनगणना का गुब्बारा क्यों फूल रहा है? इसे भी जरा समझ लेते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह है वोट बैंक। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी है जिनकी संख्या करीब 42 से 45% तक है। इसके बाद यूपी में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक SC ST है यानी करीब 21 से 22%, जबकि उत्तर प्रदेश में सवर्णों की संख्या इन दोनों के मुकाबले थोड़ी कम है। यूपी में करीब 19% सवर्ण भी है। तो ये तमाम जो है ये वह आंकड़ा है। आपको बता दें कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में सिद्धू हैं कि मानते ही नहीं। ऐसा क्यों है ये बताएंगे आप। तो ब्रेक से पहले हमने बात की उत्तर प्रदेश की, अब जरा बात पंजाब की कर लेते हैं। जब से दलितों की बेहतरी को लेकर कैप्टन ने विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात कही है तभी से पंजाब कांग्रेस के प्रधान सिद्धू दलित राजनीति में ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आज सिद्धू दोआबा इलाके में पहुंचे जहां दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है। दलितों के साथ सभा भी की। दलित समुदाय की आस्था के केंद्र डेरा सचखंड बल्ला में भी नतमस्तक हुए। कहा तो यह भी जा रहा है कि सिद्धू दलित वोट बैंक को सेट करने के साथ साथ कैप्टन को भी मैसेज दे रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में दलितों को चाहने वाले सबसे बड़े नेता सिद्धू ही हैं। और इस सबसे बड़े इलेक्शन शो में सियासत से जुड़ी अभी कुछ खबरें बाकी हैं। चुनाव की 40 खबरें, देखिए चुनाव 40। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।